वो दिन रविवार का था। 10 बज चुके थे, 11 बजने वाला था। सासू माँ शारदा अपने साथ एक थैला लेकर चिकन लाने के लिए बाजार गई। वहाँ उसकी मुलाकात शकुंतला से होती है। अरे शारदा दीदी, अच्छा हुआ आपसे मुलाकात होगी, आपसे ही मिलने का सोच रही थी। क्या बात है शकुंतला, क्या हो गया? मैं आपकी लंबे बालों वाली बहू, उसे आधे घंटे के लिए किराए पे लेना चाहती हूँ, यही पूछना था। उसकी बातें सुन के शारदा बड़े गुस्से से कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे मेरी लंबे बालों वाली बहू को किराए पे लेने की बात कर रही हो? अरे दीदी, गलत मत समझना, मिट्टी में हमारा ट्रैक्टर फंस गया। पड़ोस के गांव में गए क्रेन मांगने, तो वो हमसे 2000 रुपए मांगने लगे। वो 2000 रुपए हम आपको दे देंगे। अनामिका अपने लंबे बालों से ट्रैक्टर को खींच के मिट्टी से बाहर निकाल देगी। क्या कहती हैं आप? उसकी बातें सुनकर शारदा शकुंतला को बड़े गुस्से से देखने लगती है, पर शकुंतला थोड़ी भी डरती नहीं। गुस्से से मत देखो दीदी, थोड़ा दिमाग लगाओ, आधे घंटे में 2000 रुपए मिलेंगे। आपके बहू के लंबे बालों पे अब तक जितने पैसे खर्च हुए होंगे, सब एक ही बार में वापस आ जाएंगे। जरा सोच के देखिए। अगर आपको लगे मैंने सही कहा, तो मेरा नंबर आपके पास है, मुझे मिस कॉल दीजिएगा, पैसे लेके हाजिर हो जाऊंगी। ऐसा कह के शकुंतला वहाँ से चली गई। शारदा सोचते सोचते चिकन दुकान की तरफ जाने लगी और वो काफी दूर तक चली गई। वहाँ दूध बेचने वाला धर्मा से उसकी मुलाकात हुई। ओ शारदा दीदी, भारी बरसात के कारण पशुओं के गोबर का टंकी पूरी तरह से भर गई है। तो क्या चाहते हो मैं आके साफ करूं धर्मा? अरे मालकिन, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। गलती से मेरी दूध देने वाली भैंस उसमें जाके फंस गई है। कोशिश करने के बाद भी वो निकल नहीं पा रही है। तो तुम क्या चाहते हो, मैं नारियल फोड़ के पूजा करूं, भैंस के सामने गाना गा के बाहर निकलने के लिए विनती करूं? अरे मैं गंभीरता से कह रहा हूँ और आप इसे मजाक में ले रही हैं। अगर आप अपनी लंबी बालों वाली बहू अनामिका को यहाँ भेज दे, तो मैं उसके बालों के साथ भैंस की पूंछ को बांध के बाहर निकाल लूंगा। आप कहे तो मैं इसके लिए 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। धर्मा की ऐसी बातें सुन के शारदा आग बगुला हो जाती है। वो अपने दांतों को कटकटाने लगती है। ये देखकर धर्मा डर के मारे वहाँ से भाग निकलता है। ये देखकर शारदा थोड़ी शांत होती है। फिर वो चिकन के दुकान पे जाती है। वहाँ शारदा से थोड़ी ही दूर पे 2-3 महिलाएं खड़ी थी। वो शारदा दीदी रुको रुको कहकर उसे वहाँ रुकने के लिए कहती है। शारदा परेशान होकर कहने लगती है, अब क्या हो गया इन्हें? आज पूरे गांव वाले मेरे बहू के बालों के पीछे पड़े हुए हैं। हाय भगवान, अगर इनके हाथों में फंस गई तो पता नहीं मेरा परिवार आज चिकन खा पाएगा या नहीं, पर मेरा दिमाग ये जरूर खा लेंगे। ये सोचकर शारदा अपना थैला वाला वहीं फेंक के उस जगह को छोड़ के मिनटों के अंदर भाग निकली। ऐसी वैसी रफ्तार नहीं थी, इतनी रफ्तार थी कि मानो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की रफ्तार हो। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। लंबे बालों वाली अनामिका एक प्राइवेट स्कूल में केयर टेकर का काम करती थी। बिना छोटे बड़े का फर्क किए वो बच्चों के साथ बड़े प्यार से पेश आती थी। उसी स्कूल में दूसरी कक्षा में भाव्या, जिसके बाल नहीं थे, वो पढ़ती थी। उसे वो माँ जैसा प्यार करती थी। स्कूल गेट के पास बिना बालों वाली भावना का ऑटो का वो इंतजार किया करती थी। उसके ऑटो आते ही अनामिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। उसका चेहरा फूलों की तरह खिल उठता था। वो भागते हुए जाती थी और बिना बालों वाली भावना को वो गोद में लेकर ऑटो से नीचे उतारती थी। हाय मेरी छोटी, गुड मॉर्निंग भाव्या। हाय आया, गुड मॉर्निंग आया। ऐसा कहकर वो भाव्या को ऑटो से लेके वो उसके क्लास तक जाके खुशी खुशी छोड़ आया करती थी। उसी स्कूल में कमला नाम की दूसरी आया काम करती थी। वो पूछती है, अनामिका तुम उस बिना बालों वाली भाव्या को इतना प्यार क्यों करती हो? 6 महीने के बाद मेरा अबॉर्शन हो गया। मेरा बच्चा जन्म लिया और 3 दिनों में ही वो चल बसी। जिस दिन मेरे बच्चे की मृत्यु हुई उसी दिन भावना का जन्म हुआ था। भाव्या में मुझे अपनी बेटी नजर आती है। ऐसा कहकर फिर वो अपने काम में लग जाती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे, लेकिन वही एक शख्स अपना मुंह छुपाकर स्कूल के पास में ही एक पेड़ के नीचे खड़े होकर वहाँ के शिक्षक, वहाँ के छात्रों के हर एक चीजों पर बारीकी से नजर रखता था और फिर फोन पे किसी को वो विस्तार से बताता था। तभी एक दिन बिना बालों वाली भाव्या क्लास में ना जाकर जमीन पे ही सीमेंट के बेंच पर बैठी हुई थी और रो रही थी।
ये देख अनामिका उसके पास जाती है, रोने की वजह पूछती है। भव्य ने बताया कि सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए वो दुखी है और रो रही है। अनामिका उसे समझाने की कोशिश करती है। तभी एक दिन वो चेहरा ढका हुआ इंसान कमला को चाकू दिखा के डराता है और उसे क्या करना है बताता है। कमला डर के मारे वही करती है जैसा उसे करने को कहा गया था। एक दिन जब रविवार था, 5-6 लोग स्कूल में आते हैं। वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर आता है और इंतजार करने लगता है। वहाँ ढका हुआ चेहरा वाला इंसान बच्चों के चेहरे पे कुछ स्प्रे करता है और बच्चे बेहोश हो जाते हैं। फिर वो सारे बेहोश हो गए बच्चों को एक एक करके हेलीकॉप्टर में चढ़ाता है। कमला अनामिका को पूरी बात बताती है और उसे स्कूल के पास ले आती है। जल्दी ही हेलीकॉप्टर हवा में उड़ने लगती है। कमला बच्चे बच्चे कहकर चिल्ला के रोने लगती है। अनामिका को भी कुछ समझ में नहीं आता है। अचानक से उसे अपने लंबे बालों की याद आती है। फिर ज्यादा देर ना करते हुए वो अपने बालों को ऐसे इस्तेमाल करती है ताकि वो बाल जाके हेलीकॉप्टर को पकड़ ले। इसी के साथ अनामिका अपनी पूरी शक्ति लगा देती है उस हेलीकॉप्टर पे और अपनी पूरी शक्ति और मेहनत से अनामिका सफलता प्राप्त कर लेती है उस हेलीकॉप्टर को नीचे खींच के लाने में। कमला, तुम जल्दी से जाके पुलिस को फोन करो और पूरी बात बताओ। ऐसा कहते ही कमला वहाँ से चली जाती है। अनामिका अपने बालों से हेलीकॉप्टर को बांध के खींचते हुए नीचे ले आती है। तब तक पुलिस भी घटना स्थल तक पहुँच जाती है। पुलिस हेलीकॉप्टर में फंसे बच्चों को बचाया और उस नकाब वाले इंसान को गिरफ्तार कर लिया। बधाई हो आपको अनामिका जी, आपने अपहरण करने वाले गिरोह को पकड़ने में मदद की है। आपको इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। ऐसा कहकर पुलिस अपराधियों को अपने साथ ले जाते हैं। क्योंकि अनामिका ने बच्चों की जान बचाई थी, इसीलिए गांव वालों ने उसे फूल देकर आभार प्रकट किया। जगह जगह पर अनामिका की तस्वीर लगाई गई और उस पर दूध का टीका भी लगाया गया। अनामिका भी खुशी खुशी सभी का अभिवादन किया। फिर एक दिन अनामिका को संबोधित करते हुए उसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इस बात से सासू माँ शारदा, ससुर जी प्रसाद और पति रमेश सभी बहुत खुश हुए। बहू अनामिका गांव के चौराहे पर एक पेड़ के नीचे ठेला लगाकर चिकन पकोड़े बेचा करती थी। उन्हीं पैसों से वो सास ससुर शारदा प्रसाद, पति रमेश, बच्चे हरीश और भाव्या की देखभाल करती थी। बड़े ही मुश्किलों के साथ वो अपने परिवार को जैसे तैसे खींच रही थी। रमेश अनामिका के काम में उसे बहुत मदद किया करता था। अनामिका हमेशा घर का कामकाज खत्म करके खाना पका के फिर जाके वो चिकन पकोड़े बेचती थी, जिसके पीछे रमेश का बहुत सहयोग होता था। अनामिका इस बात को हमेशा याद रखती थी, इसीलिए वो रमेश से बहुत प्यार भी करती थी। उस दिन रात के करीबन 9 बज रहे थे। अजी, माइक लेके जरा कह दीजिए, थोड़े ही चिकन पकोड़े बचे हैं, अगर बिक गए तो हम घर चले जाएंगे। ठीक है अनामिका, तुम जो कहोगी वो तो मुझे करना ही होगा। आखिर में पत्नी का बात सुनना मेरा धर्म है। तभी तो हमारा पारिवारिक जीवन एक आराध्य मंदिर जैसा दिखता है जो अनामिका ने खुद बनाया है। बस बस, बहुत तारीफ हो गई। हमारी नई नई शादी नहीं हुई है। शादी के 6 साल हो गए हैं। 2 बच्चे भी हैं, भाव्या और हरीश। ये सब भूल गए हैं क्या? नहीं अनामिका, उन्हीं की भविष्य के लिए तो हम इतने संघर्ष कर रहे हैं। मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ। ठीक है, घर पे जाके इत्मीनान से इस बारे में हम बात करेंगे। पहले देखिए ये चिकन पकोड़े अभी कैसे बिकेंगे। बचे हुए पकोड़े हम बच्चों के लिए घर ले जा सकते हैं। नहीं जी, जब तक हम घर जाएंगे बच्चे दादा दादी के पास सो गए होंगे। इसके बाद रमेश माइक पकड़ के कहने लगता है, आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म चिकन पकोड़े लेकर जाइए। थोड़े ही बचे हैं, जो लेंगे उन्हें बाकी मुफ्त में मिलेंगे। रमेश के कहने के दौरान ही एक आदमी वहाँ पर आता है। रमेश उससे पैसे लेता है और उसके बदले में उसे चिकन पकोड़े देता है। फिर वो पकोड़े लेके वहाँ से चला जाता है। रमेश अनामिका बातचीत करने लगते हैं, फिर अपना सामान वान बांध के घर वापस जाने लगते हैं। अनामिका, जो गलती मैंने की थी, अगर कोई और होता तो वो शायद मुझे छोड़ के अपनी खुशी के लिए यहाँ से चली गई होती। हम पति पत्नी हैं, एक दूसरे का पेट पालना ही नहीं, एक दूसरे को प्यार करना ही नहीं, एक दूसरे का सुरक्षा करना भी है। अगर हमारी परछाई गलत करे तो उसे सही करना भी हमारा कर्तव्य है। अगर आज इस तरह से हम मुस्कुरा के बात कर रहे थे तो इसके पीछे तुम्हारा भरोसा है, जो तुमने चिकन पकोड़ा का ठेला शुरू कर दिया। रमेश अनामिका बातचीत करते करते थोड़ी ही देर में वो अपने मिट्टी के कुटिया तक पहुंच जाते हैं। घर के बाहर बत्ती जल रही थी।
दरवाजे पे शारदा और बेटी भव्या इंतजार कर रहे थे। भव्या बहुत दुखी और चिंतित थी। वो बहुत रो रही थी। जाओ बेटा, तुम्हारे माँ पिताजी आ गए हैं, जाके उनसे पूछो और आके बताओ उन्होंने क्या कहा। ऐसा कहते ही बेटी भव्या दरवाजे से उठ के अपनी माँ अनामिका के पास आती है। रोती हुई बेटी को गोद में उठा के बिस्तर पे जाके वो दोनों बैठते हैं। बेटा हरीश, क्या हुआ? तुम्हारी छोटी बहन इस तरह क्यों रो रही है? स्कूल में 5-6 महीने से हमारे फीस नहीं भरे गए हैं, इसीलिए आज हेडमास्टर ने सभी बच्चों के सामने हमें बहुत डांट लगाई। माँ, हमारे इतने अच्छे अंक होने के बावजूद भी किसी ने हमारी तारीफ नहीं की, पर जब हेडमास्टर साहब हमें डांट रहे थे तो सभी तालियां बजाकर हम पे हंसने लगे। माँ, यही दुनिया है बेटा, इससे घबराना नहीं है। तुम्हें और बहन को हिम्मत रखना है। कल मैं तुम लोगों के स्कूल में आके हेडमास्टर से बात करूंगी। इस तरह से समझा के वो बच्चों को सुला देती है। बच्चों के सोने के बाद वो शारदा से पूछती है, क्या हुआ सासू माँ, आप जब गई थी तो बच्चे कहाँ थे? मैं जब गई थी तो बच्चे कड़क धूप में बाहर खड़े थे बहू। हमने पैसे नहीं दिए, इसीलिए उन्हें खड़ा रखा गया। बच्चे बहुत डर गए थे। तुम एक बार जाके हेडमास्टर से बात करो। ठीक है सासू माँ। शारदा से ऐसा कह के वो भी बच्चों के साथ जाके बिस्तर पे सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह अनामिका और रमेश बच्चों के प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। वहाँ जाके अनामिका हेडमास्टर से बहुत ही गुस्से से बात करती है कि उनके बच्चों को धूप में आखिर में क्यों खड़ा रखा गया, और ये भी कहती है कि वो अब फीस भरेगी नहीं। तुम मेरे बारे में अच्छे से नहीं जानती हो। जैसे तुमने कहा कि तुम फीस नहीं दोगी तो मैं क्या तुम्हारे पैरों पे पड़ जाऊंगी? ऐसा सोचना भी मत, ऐसा नहीं करूंगी। उल्टा अगर मैंने कह दिया कि मेरे ऑफिस से तुम्हारे बच्चे पैसे चोरी किए हैं तो तुम्हारे बच्चों पर चोरी का इल्जाम लग जाएगा। उन्हें किसी और स्कूल में दाखिला भी नहीं मिलेगी। ऐसी परिस्थिति ना आए उससे पहले जाके पैसों का इंतजाम करो और स्कूल के फीस भर दो। जा सकती हो। उनकी बातें सुन के अनामिका और रमेश बहुत उदास हो गए। वो रोते रोते घर लौट आए। शारदा से कुछ कहे बिना ही वो चिकन पकोड़ा बेचने के लिए अपना ठेला लेकर पेड़ के नीचे चले गए। चिकन पकोड़ा बेचने के दौरान अनामिका के मन में लालच पनपने लगी। अब चूंकि उनके पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए मिलावटी तेल से वो चिकन पकोड़ा बनाकर बेचना शुरू कर दी। रमेश के लाखों समझाने के बावजूद अनामिका समझी नहीं। बस इतना कहकर उसका मुंह बंद कर दिया कि बच्चों की शिक्षा के लिए ऐसा करना उनके लिए जरूरी है। अब चूंकि चिकन पकौड़ा का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट था, इसीलिए भीड़ लगने लगी और बदले में उन्हें भी पैसे मिले। अनामिका, तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल भा नहीं रहा है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। पैसे कमाने के लिए लालची हो गई हो, मिलावटी तेल का इस्तेमाल कर रही हो। मिलावटी तेल का चिकन पकौड़ा खाकर अगर कोई बीमार पड़ गया तो हमें भुगतना पड़ेगा। अब तक कोई दिक्कत नहीं थी, इसके अलावा मुझे दूसरा कोई भी तरह का चारा भी तो नहीं दिख रहा है। आप ही बताइए, हमें जल्द से जल्द बच्चों की फीस भरने होंगे और कैसे भी हमें वो पैसे लाने ही होंगे। इस तरह से बातचीत करती है। फिर मिलावटी तेल से पकौड़े बेचकर जो पैसे मिलते हैं वो पैसे लेकर वो हेडमास्टर वनजा के पास जाती है। वो स्कूल के सारा फीस भर के बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल देती है। अब चूंकि उनका समस्या का समाधान हो चुका था, इसीलिए अगले दिन से वो मिलावटी तेल का चिकन पकौड़ा बनाना बंद कर देती है। हे ईश्वर, अब तक मैंने मिलावटी तेल से चिकन पकौड़ा बनाकर बेचा, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। आज से मैं ईमानदार रहूंगी। एक गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। प्रार्थना करने के बाद वो बिना किसी मिलावटी के साथ फिर से चिकन पकोड़े बनाकर बेचने लगती है। तब से अनामिका की बहुत उन्नति भी होती है और अनामिका बहुत सुखी सुखी रहने लगती है।